हरियाली, धान के खेत और मिट्टी के घरों से घिरा ये रघुनाथपुर गांव के आखिरी छोर पर है एक शमशान और उसी शमशान के पास बहती है सरस्वती नदी। और हर अमावस की रात इस शमशान के मंदिर में माँ काली की पूजा होती है। गांव वाले कहते हैं ये मंदिर बहुत जागृत है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है शमशान के आसपास गांव के कोई भी नहीं जाते। शाम हो गई लेकिन अभी तक दामाद, बेटी, पोता नहीं आए। आप किसी से कहिए ना कि जाकर देखें वो अभी कहाँ है। चिंता मत करो भाग्यवान, बेटी दामाद अभी आने ही वाले होंगे। उधर शमशान के रास्ते पर बैलगाड़ी प्रवेश करके कुछ दूर जाने के बाद अचानक बैलों को कुछ दिखाई देता है कि जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा है और पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल उन्हें घूर रही है। ये देखकर बैल डर से चिल्लाने लगते हैं। तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह से रुक क्यों गए और इस वक्त ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भैया, क्या आज हम पूरी रात यहाँ ही खड़े रहेंगे? माफ करना बहू रानी, शायद बैल बहुत डर गए हैं। शमशान की रास्ता किसी डरावनी चीज को देखकर आगे नहीं बढ़ रही है। सुनो भाग्यवान, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। ये शमशान किसी तरह पार कर लेंगे तो नजदीक ही ससुराल है। आज पूनम के चांद के रोशनी से चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम पैदल चलते हैं। बहुत मजा आएगा। मैं मामा के घर जाऊंगा, मामा के जन्मदिन पर केक खाऊंगा। ये फिर लक्ष्मीकांत दही की हंडी और कतला मछली हाथ में लिए चलना शुरू करता है। पीछे नंदिनी अपने बेटे आदित्य के हाथ पकड़कर चलने लगती है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। तुम्हारे हाथ में मछली है और उसके गंध से शमशान के भूत हमारे पास आ जाए तो? भाग्यवान, मैं हूँ ना, तुम डरो मत। वो लोग जब शमशान के रास्ते से चलते हुए गुजर रहे थे, ठीक तभी रास्ते के किनारे छतीन के पेड़ पर कितनी बढ़िया ताजी मछली की खुशबू आ रही है। वाह, अच्छा हो रहा, वो लोग मछली लेकर जा रहा है। माँ, मुझे मछली खाना है। माँ, मुझे मछली खाना है, वो मछली चाहिए। चुप हो जा बेटा, लगता है वो लोग कोई रिश्तेदार के घर जा रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी है। अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो बच्चा डरकर रोने लगेगा। नहीं, मुझे मछली खाना है, मुझे मछली खाना है। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं देखती हूँ कि छिपकर मछली चुराई जा सकती है या नहीं। ये कहकर चुड़ैल पेड़ से छलांग लगा के नीचे उतरती है। ये आवाज कैसी? इस सुनसान शमशान में ये आवाज किस दिशा से आई? भाग्यवान, तुमने सुना वो आवाज? हाँ जी, पीछे से ही वो आवाज आई। अरे बाप रे बाप, जल्दी यहाँ से चलो जी। चुड़ैल पेड़ के पीछे से अपना लंबा हाथ बढ़ाकर लक्ष्मीकांत के हाथ से मछली छीनने की कोशिश करती है। तभी वो दौड़ते हुए शमशान से भाग जाते हैं। हाय हाय हाय, ये क्या? मेरे लंबे हाथ मछली तक पहुंचने ही वाले थे कि ये लोग भाग निकले। नहीं, इनका पीछा करना पड़ेगा। माँ, दरवाजा खोलो, मैं नंदिनी की आवाज सुनकर उसकी माँ दरवाजा खोलती है। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, इतनी देर तक कहाँ थी? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले अपने दामाद के हाथ से मछली और दही की हंडी लेकर रसोई में रखो। लेकिन चुड़ैल और उसका बेटा उनका पीछा करते करते जमींदार के घर तक पहुँच जाते हैं। माँ, मुझे अभी मछली खाना है, मुझे अभी मछली खाना है। रुको बेटा, अभी सब जाग रहे हैं। जब सब सो जाएंगे तब हम चोरी छिपे रसोई में घुसेंगे और तू जी भर के मछली खा लेना, ठीक है? रात में जब सब
सो जाते हैं, तब चुड़ैल और उसका बेटा चुपके से जमींदार की रसोई में घुसकर मजे से मछली खाने लगते हैं। सारी मछली खा लेने के बाद अचानक चुड़ैल की बेटे को ऊपर रखा एक केक दिखाई देता है। माँ, देखो कितना सुंदर केक है। मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है। अरे तू चिल्ला मत, धीरे धीरे बोल। ठीक है, मैं वो केक लाकर देती हूँ। जैसे ही चुड़ैल अपने बेटे को वो केक देती है, तब वो आहा, कितना सुंदर केक है। केक लेकर चलो, हम जमींदार के बगीचे के उस बड़े पेड़ पर बैठ के खाते हैं। अगले दिन सुबह जमींदार की पत्नी छाया, आज तो बेटे का जन्मदिन है, खीर बनाना होगा। जाकर देखती हूँ मालिनी क्या कर रही है। जमींदार की पत्नी गौशाला के पास जाके मालिनी से कहती है, अरे मालिनी, अभी तक दूध नहीं निकला। ये लीजिए मालकिन, हो गया। अब जाइए, मैं दूध की बाल्टी लेकर आती हूँ। फिर जमींदार की पत्नी रसोई में जाके देखती है कि तले हुए मछलियों की थाली पूरा खाली है, उसमें एक भी मछली बची नहीं है और ऊपर रखा जन्मदिन का केक भी गायब है। ऐसा देख जमींदार की पत्नी रसोई से निकलकर, सुनिए ना, आज तो बेटे का जन्मदिन है। मैंने कल रसोई में केक रखा था, लेकिन वो आज नहीं मिल रहा और रसोई से सारी तली हुई मछलियाँ भी गायब है। कहाँ गायब होके जाएगा? देखो तुम्हारे लाडले बेटे ने ही लालच में आकर खा लिया होगा। नहीं पिताजी, मैंने नहीं खाया। जन्मदिन का खाना खाने के लिए अपने लालच को रोक के रखा है। अरे आप विक्रम को इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हाँ, उसे खाना थोड़ा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही सब कुछ खा गया। अच्छा ठीक है, मैं और एक केक मंगवाने का इंतजाम करता हूँ। फिर जमींदार सूर्य प्रताप घर के नौकर रविन को और एक केक लाने के लिए कहते हैं। तभी जमींदार का छोटा बेटा विक्रम उदास होके बगीचे में चला जाता है। पिताजी हमेशा मुझे खाने से रोकता है, मैं क्या करूं? अगर मेरे पेट का भूख लगे तो मेरा क्या गलती? लेकिन केक तो मैंने नहीं खाया, फिर वो गया कहाँ? तभी विक्रम को सुनाई देता है कि इमली के पेड़ के पास कोई बातें कर रहा है। वो इमली के पेड़ की तरफ जाकर देखा कि इमली के पेड़ की टहनी पर एक चुड़ैल और एक छोटा भूत बैठा है। ले बेटा, अब तू ये केक खा ले। जमींदार के रसोई से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। फिर चुड़ैल और उसका बेटा दोनों केक खाने लगते हैं और ये सब कुछ नीचे खड़े होकर देख रहा था जमींदार का बेटा विक्रम। अरे मेरा जन्मदिन का केक तो भूत खा रहा है, मैं जल्दी यहाँ से भागता हूँ, नहीं तो मेरा गर्दन मरोड़ देगा। विक्रम डर के मारे दौड़ता हुआ घर में घुसते ही माँ कहती है, अरे तू इस समय कहाँ चला गया था? चल, केक काटने का पूरा इंतजाम हो गया है। तेरा केक काटने के बाद ही दोपहर का खाना शुरू होगा। जल्दी चल बेटा, देर हो रही है। माँ, हमारे आंगन के वो इमली के पेड़ पर। अब इमली के पेड़ पर क्या हुआ? तुझे इमली खाने की कोई जरूरत नहीं, चल पहले केक काट। इसके बाद जमींदार का छोटा बेटा केक काटना शुरू करता है। घर आए उसकी बहन, जीजा, भंजा और बाकी परिवार के सदस्य मिलकर विक्रम का जन्मदिन मनाते हैं। जब सब खुशी में व्यस्त होते हैं, तभी स्वादिष्ट खाने की खुशबू से विक्रम उनके रसोई की तरफ जाता है और रसोई में जाकर देखते हैं कि वही इमली के पेड़ वाली डरावनी चुड़ैल और उसका बच्चा खीर खा रहे हैं। अरे बाप रे, वो चुड़ैल रसोई में खीर खा रहा है, मैं माँ को बताती हूँ। विक्रम अपनी माँ के पास जाके रसोई की घटना बताता है। माँ, रसोई में एक चुड़ैल और उसका बच्चा घुसकर सारी खीर खा गए। तू ये क्या बकवास कर रहा है? इस दोपहर को रसोई में भूत कहाँ से आएगा? देखो, तुम्हारा लाडला बेटा खुद खीर खाकर भूतों पर इल्जाम लगा रहा है। फिर विक्रम के मारे
रसोई में जाकर देखती है कि 2 हंडी में से 1 हंडी का खीर पूरी गायब है। मेरा बेटा खाने का शौकीन है, पर इस तरह छिपकर इतना ज्यादा तो कभी नहीं खाता था। फिर शाम को जब जमींदार की पत्नी दिया लेकर बाहर जाती है, तब वो देखती है कि गौशाला में एक चुड़ैल अपने मुंह से गाय का दूध पी रही है और उसके पास उसका बच्चा खड़ा है। ये देख जमींदार की पत्नी बहुत डर जाती है और वो दौड़ते हुए अपने पति के पास जाकर कहती है, ए जी सुनिए ना, हमारे बेटे ने झूठ नहीं बोला, सच में हमारे घर में भूत प्रेत घूम रहे हैं, जल्दी से कोई तांत्रिक बुलाइए। अगले दिन सुबह जमींदार के आंगन में हवन यज्ञ किया जाता है और उसके धुएं से डरकर चुड़ैल और उसका बेटा जमींदार के घर छोड़कर सीधा अपने शमशान में चले जाते हैं। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पिताजी, दुर्गा पूजा हो गई, काली पूजा हो गई, अब तो जगधत्री पूजा भी खत्म हो गई, हम गांव कब लौटेंगे पिताजी? अब हमारा काम पूरा हो चुका। इस रोशनी से भरे शहर को छोड़कर अपने गांव लौटने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए पंचानन अपने बेटे को लेकर एक और घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपने बाजा बजाने लगता है। उसी ताल पर दीपू भी अपना बाजा बजाने लगता है। बाजा बजाने की आवाज सुनकर घर की बहू चावल, कुछ पैसे और पुराने कपड़े लेकर बाहर आती है। ये लो भैया, कुछ चावल और कुछ पैसे, और ये पोटली में कुछ पुराने कपड़े भी है। पूरे दिन घर घर घूमकर जितना चावल और पैसा मिला है उससे कुछ महीना चल जाएगा। चल, शाम होने से पहले स्टेशन पहुंचना है। तब लगभग शाम हो चुका था। पंचानन अपने बेटे दीपू को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। कलकत्ता से रघुनाथपुर का ट्रेन में सफर का समय 5.5 घंटे का है। बीच में सिग्नल खराब होने की वजह से ट्रेन 53 मिनट लेट था। जब पंचानन और दीपू ट्रेन से उतरते हैं तो रात के 10:30 बज रहे होते हैं। पिताजी, स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा, हम अकेले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अब हम घर कैसे जाएंगे? ओहो, बहुत देर हो गई, अब तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। वक्त बर्बाद ना करके चल, पैदल ही चलते हैं। ये समय गांव में गहरी रात की बराबर होती है। चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुर की आवाज और पहले सर्दी के ठंड में लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रहा है। पंचानन अपने बेटे को लेकर सुनसान रास्ते पर चलते हुए अब एक घने बांस के जंगल में प्रवेश करता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस अंधेरे में रास्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। डर मत, ये बांस का जंगल छोटा है, हम जल्दी पार कर जाएंगे। कसकर हाथ को पकड़ ले। आसमान में पूनम के चाँद रहते हुए भी घने बांस झाड़ को पार करके जरा सा भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही है। अरे मामदो, देख तो जरा, रास्ते से वो दोनों कौन आ रहा है? एक बाजा बजाने वाला बेटे के साथ लौट रहा है। क्या उसका गर्दन मरोड़ दो चुड़ैल? अरे नहीं नहीं, बाप बेटा शहर से मेहनत करके कमा के लौट रहे हैं। इनके घर लौटने से पहले इनकी खुशियाँ छीन लेना सही नहीं होगा। अरे भूत चुड़ैल के लिए सही और गलत। चल, मैं इसका गर्दन मरोड़ता हूँ, तो खून चूस लेना, फिर मैं दोनों का खोपड़ी चबाऊंगा। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पंचानन दीपू का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तभी चांद की हल्की रोशनी में वो देखता है कि रास्ते पर एक मोटा बांस गिरा हुआ है। पंचानन समझ जाता है कि ये कोई आत्मा का काम है। जहाँ ना कोई हवा ना कोई तूफान, वहाँ अचानक एक कच्चे बांस कैसे गिर गई? पिताजी, अचानक ये बांस रास्ते में क्यों गिर गया?
इस वक्त हवा भी तो नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में पंचनन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। बेटे को लेकर पीछे की तरफ भागे कि वहीं रुककर इंतजार करे या बांस को कूदकर पार करके भाग जाए। इधर उन दोनों को लौटने में इतनी देर हो रही है देख मिनती बहुत चिंता करने लगी। मैं लालटेन लेकर थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, न जाने वो दोनों इतनी रात को कैसे लौटेंगे। ये कहते हुए मिनती हाथ में लालटेन लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते वो गांव के प्रवेश द्वार यानी बटतला तक चले आते हैं। चलते चलते इतनी दूर आ गई, लेकिन वो दोनों तो दिख नहीं रहा है। अभी कितनी दूर है क्या पता। भगवान उनका रक्षा करना कि सही सलामत घर लौट आए। उधर तब पंचनन और दीपू पत्थर की तरह चुपचाप खड़े थे। अगर वो बांस को पार करने का कोशिश करेगा, इस बांस के साथ सीधा बांस के जंगल के ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसा मत कर मामदो, जाने दे उन्हें। देख तो जरा, डर के मारे इनके पसीने छूट गए हैं। अरे तू चुप रहे, कितने दिनों बाद इतनी रात को यहाँ इंसान देखने को मिला है और तू छोड़ने के लिए कह रही है। इतनी देर तक बांस को जरा सा भी हिलते हुए ना देख पंचनन ठान लेता है कि वो दौड़ते हुए कूदकर बांस को पार करेंगे। दीपू, मेरा हाथ मत छोड़ना, हम दोनों एक साथ दौड़ के कूदकर उस बांस को पार करेंगे। जैसे ही वो बांस को पार करने की कोशिश करता है, उसे दिखाई देता है कि रास्ते पर बांस के ऊपर बैठा है एक डरावना भूत। तभी चुड़ैल भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। इतनी गहरी रात को बांस के जंगल में चुड़ैल और भूत को देखकर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, भूत प्रेत से हमें बचाइए। जय बजरंगबली, जय जय जय। ठीक उसी वक्त पंचनन देखता है कि दूर से एक जलती हुई आग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। अरे बाप रे, इस बांस के जंगल में तो और एक भूत आ रहा है। हे बजरंगबली, हम दोनों को रक्षा कीजिए। कुछ ही पल में पंचनन देखता है कि दूर से आते हुए वो आग बिल्कुल उनके सामने आ गए हैं। वो अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो कोई भूत नहीं, जलती हुई लालटेन है। अबे हट जा, उनका रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों पर ये लालटेन का केरोसिन तेल डालकर आग जला दूंगी। आग! अरे बाप रे, अचानक ये आग कहाँ से आ गया? मामदो, मैंने पहले ही कहा था कि इंसान खाने का लालच मत कर। जल्दी से भाग के बांस के पेड़ में चल, नहीं तो आज हम गए। साथ ही साथ मामदो और चुड़ैल वहाँ से गायब होकर बांस के पेड़ में चले जाते हैं। तुम दोनों को घर लौटने में इतनी देर हो रही है देखकर मैं लालटेन लेके बटतला तक आई थी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रही थी। लग रहा था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हो। जैसे भी हो, आज भगवान ने बचा लिया। चलो घर चलते हैं। मिनती लालटेन की रोशनी दिखाते हुए अपने पति और बेटे को लेकर घर चली जाती है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम